हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बेस्ट टॉपिक है सेल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कि एएनएम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। वैसे फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रोमोशन जो आपका सब्जेक्ट है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से सेल वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सेल के फंक्शंस लिखने होते हैं, आपको प्रॉपर इस पर नोट्स मिलेगा। आप चाहो तो इस कॉपी से आप नोट्स बना सकते हो। मैं वर्बली इसको डिस्कस करूँगी एंड आपको समझाऊंगी। ओके, तो सेल आप क्वेश्चंस देख सकते हो। ये ऊपर का जो पार्ट है उसको आप छोड़ देना। ओके, नीचे मैं जहाँ से सेल हेडिंग दी गई है, ओके, वहाँ से मैं स्टार्टिंग करूँगी। तो सेल का इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा डेफिनेशन दिया है, बट डेफिनेशन अगर आप चाहो तो दूसरा भी लिख सकते हो। जो मैं बोल रही हूँ, आपको पता है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि सेल एक ऐसा बेस है ना, जो ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, एक मतलब सेल सेल आपको पता है कि देखने में कैसा है। सेल एक बहुत सा छोटा सा पार्टिकल होता है। ओके, तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप इसको कभी नहीं भूलना है, आप कहीं साइड में लिख लेना, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, आंसर में देखो दिया है, मानव शरीर असंख्य सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। ये कोशिका ही शरीर रचना का मुख्य आधार होती है। कोशिका सभी सजीव प्राणियों की सबसे छोटी तथा संरचनात्मक इकाई है। ओके, बहुत ही ईजी तरीके से इसमें सेल की डेफिनेशन दी गई है। अगर एएनएम्स वाले बच्चे जिनको इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, हिंदी का भी नोट्स मैंने बनाया। अगर आप चाहो तो ये नोट्स आप ले सकते हो एंड आप इससे अपना नोट्स बना सकते हो। जैसे एग्ज़ाम में आता है वैसे, जैसे इस नोट्स में लिखा गया है वैसे ही डिट्टो आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखो साइटोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी आपको पर्टिकुलर हर चीज़ का एक नेमिंग दिया गया है, मेडिकल टर्म दिया गया है कि साइंस में आप क्या क्या पढ़ते हो, हर एक चीज़ का अलग अलग नाम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर आप केमिकल्स के बारे में पढ़ते हो तो केमिस्ट्री आपने नाम सुना होगा, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर आप केमिकल्स के बारे में पढ़ते हो। फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर आप फिजिक्स पढ़ते हो। क्या, तो वैसे ही ये एक सेल है। सेल आपको पता है कि सेल हम किस में पढ़ते हैं, बायो में पढ़ते हैं। बट जो सेल नाम दिया गया ना, सेल की एक अलग डेफिनेशंस है। जैसे सेल क्या है, तो सेल की स्टडी को क्या कहते हैं हम, तो जो भी सेल की स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलॉजी। ओके, साइटोलॉजी। ओके, तो आपको मतलब समझ में आ गया कि सेल की स्टडी ऑफ द सेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे साइटोलॉजी। ओके, अगर वन वर्ड में क्वेश्चंस आता है कि सेल के बारे में पढ़ना या सेल के बारे में जानना, या फिर जो भी सेल्स के बारे में आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलना साइटोलॉजी। ओके, तो मैंने यहाँ पे इतना बता दिया। अगर जैसे जिस प्रकार से इसमें नोट्स में बनाया गया वैसे अपनी कॉपी में आप लिखना। अब देखो, जो सेल का खोज किसने किया था, आपको पता है। रॉबर्ट हुक ने सेल का किस सन में किया था, 1665 में किया था। ये बेसिक है और ये आप 8वीं क्लास में शायद पढ़े हो, अगर आप साइंस से हो तो। ओके, ये हर बार एग्जाम में आता है, वन वर्ड में भी आता है कि सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कितने सन में किया था, 1665 में किया था। ओके, अब देखो नीचे हमारा आता है कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना जैसा मैंने हेडिंग्स में लिखा वैसा आप लिखो तो ज़्यादा बेटर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर कोशिका में निम्न 3 प्रमुख संरचनाएं दिखती हैं: सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। कोशिका का जो सेल है ना, आप ऐसे सेल को कभी नहीं देख सकते हो। क्या, सेल ग्रुप ऑफ द सेल को क्या बोलते हैं हम, ग्रुप ऑफ द टिश्यू बोलते हैं। ओके, ग्रुप ऑफ द टिश्यू को क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं। ग्रुप ऑफ द ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ द मतलब आपने ये बेसिक चीज़ें एक साइकिल की तरह जैसे चलता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी, जस्ट ऐसे ही ये सेल है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया कि जो सेल के स्ट्रक्चर है ना, वो कभी आप ऐसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। अगर आपने बायो से हो तो आपने बायो के लैब में माइक्रोस्कोप देखे होंगे। ओके, एंड बहुत सारे यहाँ पे देखो, सेल मेम्ब्रेन क्या है, कोशिका बाहर से एक संरचनात्मक अवयव द्वारा आच्छादित रहता है। मतलब कि जो सेल है ना, सेल मेम्ब्रेन का मतलब है कि सेल बाहरी किसी परत से ढका है। ओके, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, और जिस चीज़ से ढका है ना उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर जैली पदार्थ भरा होता है और जो
जिस मेम्ब्रेन से वो ढका है ना, उसके अंदर क्या होता है, जेल टाइप से कुछ होता है, मतलब कोई मटेरियल होता है जेल से। ओके, यह जीव द्रव्य के जीवन का मुख्य आधार है, ये इसके बेस का मेन आधार है। मतलब साइटोप्लाज्म में देखो आप, साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अब देखो, ये केंद्रक को छोड़कर शेष भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है एवं अर्ध पारदर्शी लसलसा पदार्थ है। कोशिका को छोड़ के सारे क्या होते हैं, केंद्रक को छोड़ के सारे कोशिका का द्रव्य कहलाता है। मतलब का जो सेंटर होता है ना, न्यूक्लियस होता है, उसको छोड़ के सारा ये द्रव्य कहलाता है। अब नीचे देखो, न्यूक्लियस में क्या दिया गया, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग केंद्रक होता है। आपको पता है न्यूक्लियस का ना बहुत मेन रोल होता है। अगर एक सेल है ना, तो उसमें ज़रूर न्यूक्लियस रहेंगे। ओके, अब यहाँ पर नीचे देखो साइटोप्लाज्म दिया गया है। साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर निम्न स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे नोट्स में दिया गया है वैसे नोट्स बनाओ, प्रॉपर इसको समझो और लर्न करो। सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल का किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया गया है। ओके, अगर आप चाहो तो आपको, अगर इस पीपीटी में समझ ना आया तो आप गूगल से पीपीटी निकाल के पूरा अच्छे से डायग्राम को बना के याद कर सकते हो। और इसका नेमिंग भी आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन में ये टॉपिक हर बार ही पूछा गया है, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का डेफिनेशन। ओके, 2023 में भी पूछा गया था, 2022 में नहीं पूछा गया था। ओके, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंड 2024 में जून में देखते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर हमें मिलेगा तो हम वीडियो उस पर ज़रूर बनाएंगे। आप देखना कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। ओके, तो मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया कि किस प्रकार से आपको डायग्राम, अगर आपको ये हार्ड डायग्राम लग रहा है तो आप गूगल से पीपीटी निकाल के आप चाहो तो बना के आप लर्न कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेंट्रोसोम, ये पार्ट्स दिए गए हैं साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है। ओके, अब देखो फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब हम सेल मेम्ब्रेन का फंक्शंस पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शंस क्या क्या होता है। तो पॉइंट में अगर आपको फंक्शंस कभी भी आए तो आपको हमेशा याद रखना कि इसको पॉइंट्स में ही लिखना है, जैसे मैंने पॉइंट्स में लिख रखा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट में दिया है सेल मेम्ब्रेन कोशिका की कोमल संरचनाओं की रक्षा करता है, ये छननी के रूप में काम करता है, यह पोषक तत्वों का संश्लेषण करता है। यहाँ पे देखो सेल मेम्ब्रेन कोशिका की कोमल, मतलब कि जो मेम्ब्रेन है ना, वो पिन्नी जैसे स्ट्रक्चर होती है। ओके, अब जैसे सेल है तो वो पिन्नी उसको ढकी रहती है, अगर कोई भी बाहर से एंटीजन्स उसके ऊपर आते हैं ना, तो वो क्या करेगा, उससे प्रोटेक्ट करेगा। और प्रोटेक्ट, जैसे कि हमारा इम्यूनिटी का फंक्शंस होता है ना, जस्ट वैसे ही सेल का है, सेल मेम्ब्रेन का है। ओके, तो वो कोई भी बाहरी पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन पे, अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, जस्ट इसलिए सेल मेम्ब्रेन बनाया गया। ओके, ये छन्नी के रूप में काम करता है। आपको पता है कि मैंने बताया कि कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी एंटीजन्स हैं तो वो अंदर की तरफ एंट्री नहीं कर पाएंगे, उससे बचाता है। या पोषक तत्वों का संश्लेषण करता है, और ये क्या करता है, एक सिंथेसिस का काम करता है। सिंथेसिस का मतलब आपको पता होता है सूर्य का प्रकाश। होकर कोशिका से व्यर्थ पदार्थों को निष्कासन करता है, और ये सेल से क्या करता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको पास आउट करने में ये हेल्प करता है। यह ऑक्सीजन को कोशिका के अंदर तथा कोशिका से बाहर निकालने में मदद करता है। ये देखो, अब सेल मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन है, एक और फंक्शन से क्या करेगा, ऑक्सीजन को अंदर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। ऑक्सीजन का अगर आप यहाँ पे अगर टाइम अपना बचत करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन को O2 लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखोगे। अब देखो यहाँ पे दिया है नीचे, कोशिका को आकृति प्रदान करता है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, कोशिका को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। अब हम नीचे आते हैं, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखा गया, अगर आप पढ़ोगे तो भी समझ जाओगे कि ये क्या क्या रहा है। ओके, न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस हमने अभी पढ़ा कि न्यूक्लियस सेल का एक मेन मोस्ट मतलब पार्ट होता है। सो न्यूक्लियस के बिना तो सेल कुछ भी नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर न्यूक्लियस ना रहे तो। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, उनके में भी न्यूक्लियस होता है। सो न्यूक्लियस का बहुत मेन फंक्शंस होता है, आपने सुना होगा बचपन में। जैसे क्या होता है, बेबी प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड से क्या होता है, अटैच्ड रहता है। तो जस्ट प्लेसेंटा से ही बेबी को पूरा न्यूट्रिशन, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड ब्लड
ये सब कुछ बेबी को प्रोवाइड होता है। सो न्यूक्लियस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, और न्यूक्लियस देखो गोलाकार अंडाकार संरचना है, ये तो जाहिर सी बात है, जो शरीर के समस्त कोशिका में पाई जाती है, सिर्फ आरबीसी में नहीं पाई जाती। अब देखो इसमें क्या क्या रहा है, न्यूक्लियस एक एक सेल में न्यूक्लियस होता है। ओके, अब देखो सेल से हमारी पूरी टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। अब मैंने बताया ह्यूमन बॉडी में भी न्यूक्लियस है, बट किसको छोड़ के, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते। बस सिंपल सा आपको याद रखना। अब यहाँ पे आप फंक्शंस देख लो, न्यूक्लियस का फंक्शंस क्या होता है। यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है। जैसे सेल डिवीजन होता है, आपने सुना होगा कि सेल मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वैसे ही सेल डिवीजन होता है, तो न्यूक्लियस का एक मेन फंक्शन है। और ये क्या करता है, आरएनए का संश्लेषण करता है, मतलब कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आपने सुना होगा डीएनए आरएनए। तो आरएनए अलग होता है, डीएनए अलग होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। सो ये क्या करता है, आरएनए सिंथेसिस का वर्क करता है। ओके, अब देखो केंद्रक जो होता है ना, राइबोसोम का निर्माण करता है। अब जो ये न्यूक्लियस है वो एक अलग से नए राइबोसोम्स का निर्माण करता है। और नीचे पॉइंट में दिया गया, यह आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। अगर एक वुमेन बॉडी का मतलब फैमिली है, सो फैमिली से पीढ़ी टू पीढ़ी ये लोग रहते हैं। सो ज़रूर अगर कोई डिजीज़ कंडीशन पहले भी रहती है, तो कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो हेरिडेटरी होते हैं, देन वो बाद में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओके, थर्ड है हमारा साइटोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यहाँ पे देखो कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोजन का संगठन करता है, पेशिक संश्लेषण में सहायक होता है। ये इसका एक फंक्शन है, क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोजन का संगठन करता है। अब देखो यहाँ पे सेल को पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। अगर आप पेपर में ऐसे लिखते हो तो काफ़ी अच्छा है, नंबर भी आपको सही मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब देखो साइटोप्लाज्म 2 भाग में डिवाइड है, कौन कौन से में, साइटोसोल एंड ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस 3 पार्ट्स में डिवाइड है, न्यूक्लियर, क्रोटामेटिन एंड न्यूक्ली। अब देखो जो क्रोमेटिन है ना, वो क्रोमोसोम्स इसमें बनते हैं। अब ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, आरएच, रफ स्मूथ एंड सेंट्रोसोम एंड माइट्रो। अब इसके बारे में, सबके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, आप चाहो तो इसको लिख के याद कर सकते हो। सेल्स काफ़ी लेंदी है, सो टॉपिक हमारा लेंदी जाएगा। और यहाँ पे देखो दिया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इनके फंक्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा फंक्शंस दिया गया, अगर हम चाहो तो स्टडी ओनली वर्बली लर्न कर सकते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। ये क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसका सिंथेसिस करता है, फास्फोलिपिड से संश्लेषण। अब ये देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में क्या करता है, फास्फोलिपिड का भी संश्लेषण करता है, मतलब सिंथेसिस करता है। प्रोटीन को फास्फोलिपिड से जोड़ती है, जो प्रोटीन है ना ये फास्फोलिपिड को कनेक्ट करती है। ओके, गोल्जी बॉडी का देखो फंक्शंस क्या है, जो पेंक्रियाज होता है ना, इससे म्यूकस का सिक्रेशन कर, जो पेंक्रियाज हमारे बॉडी में होता है, पेंक्रियाज को हिंदी में ही अग्नाशय बोलते हैं। तो जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक हैं, मतलब कि अग्नाशय हो गया तो इसको पेंक्रियाज बोलते हैं। मुझे ज़्यादा मतलब पार्ट्स इंग्लिश में ही पता है, हिंदी में नहीं पता, बस अग्नाशय पेंक्रियाज। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्या करता है, जितने भी मतलब कि म्यूकस का सिक्रेशंस करता है। ओके, म्यूकस मतलब सलाइवा हो गया। शुक्राणु को एक्रोसोम का निर्माण करते हैं। अब जो ये स्पर्म होते हैं ना, देखो यहाँ पे शुक्राणु दिया है, स्पर्म होता है, स्पर्म में एक्रोसोम्स का निर्माण करता है। ओके, एक्रोसोम से एक वो है क्रोमोसोम से। ओके, यहाँ पे हमारा आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का देखो फंक्शंस क्या है, बहुत छोटा छोटा फंक्शंस दिया गया है, वर्बली हम पढ़ लेते हैं। अतः कोशिका का पाचन, मतलब कि जो अंदर की कोशिका सेल्स होती हैं ना, उनका डाइजेशन करता है, स्वास्थ्य का कार्य करता है, और क्या करता है, हेल्थ में फंक्शंस करता है। सेंट्रोसोम का देखो क्या है, सेंट्रोसोम द्वारा जंतु कोशिका में विभाजन होता है, मतलब कि सेंट्रोसोम का एक ऐसा फंक्शन है जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, विभाजन होता है। विभाजन के समय सेंट्रोसोम द्वारा वर्ग सिंपल स्पाइंडल फाइबर्स तंतुओं का विभाजन होता है, मतलब कि ये जो फाइबर्स होते हैं उनका विभाजन होता है। अब यहाँ पे देखो आप माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का परिवहन करता है। एटीपी देखो, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। वन वर्ड में पूछा जाता है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लिख के याद कर लो, कहीं साइड में पेज पे लिख लेना। ओके,
उनका प्रोटीन बनाने तथा लिपिड चयापचयन के साथ भी संबंध होता है। देखो मैंने बिल्कुल इसी तरीके में लिखा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। चयापचयन का मतलब उपापचयन, चयापचयन आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। सिंथेटिक से रिलेटेड ये भी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का संश्लेषण करता है, इसमें भी सिंथेटिक का ही फर्स्ट वर्क होता है। अब देखो राइबोसोम का फंक्शंस क्या होता है। अब देखो राइबोसोम को हिंदी में दिया है कोशिका वजन। प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री का कोशिका इंजन के नाम के भी जाना जाता है। और आपको पता है कि राइबोसोम्स प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन काफ़ी सिंथेसिस हो रहा है और इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कही जाती है। ये क्वेश्चंस मुझे आ रहा था बट अभी याद नहीं आ रहा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये सेल्स वाला जो टॉपिक है ना, अभी यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर सेल वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बनाया। सो आपको पता है दोस्तों कि आप सभी का एग्ज़ाम आ रहा है। ओके, और मैं ज़्यादातर एएनएम्स के कंटेंट को अपलोड करती हूँ और मेरा रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम जब तक आ रहा है आप प्रिपरेशन कर लो एंड एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ओके, तो जून में जो 20 बैच वाले हैं जस्ट उनका एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर अगर जो नवंबर वाले बच्चे हैं तो नवंबर में एग्ज़ाम होएगा। सो दोस्तों सेल वाला कंप्लीट हो गया एंड धन्यवाद, बाय बाय।